पहाड़ देखिए अब स्टार्ट हो चुके हैं पहाड़। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं पोखरा। आए हुए थे लुम्बिनी। वो जो आगे आपको दिख रहा है वो महल था जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम जी का जन्म हुआ था। और ये बड़े ब्लॉगर है बड़ा ब्लॉगर है, बड़ा ब्लॉगर। मैं तो कॉपी कर रहा हूँ मेरे पास ब्लॉग जाने वाले भी नहीं है, इसके ब्लॉग्स जाएंगे। मेरे ब्लॉग जाने वाले भाई। हाँ देखो बड़ा ब्लॉगर कौन हुआ, ये फ्लैक्स। बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया। और यहाँ से थर्ड वाले गेट, फोर्थ वाले गेट और थर्ड वाले गेट के बीच में एक रिजॉर्ट है, बहुत प्यारा है। वहाँ पे बोटिंग वगैरह सब होता है, तो हो सकता है हम वहाँ पे जाए। चुप के तो हमारा दर्शन हो चुका है। पिछले साल हमारा सारा सिंगापुर टेम्पल, जापानीज टेम्पल, वो न्यू वाला स्तूपा सारा घूम के हो गया था। बस रह गया था माया देवी टेम्पल, जो एक्चुअल प्लेस ऑफ बर्थ था गौतम बुद्ध जी का। वो आज हमने घूम लिया, नाश्ता कर लिया। ये अलीना में खाना खा लिया। यहाँ पे देसी चिकन बहुत प्यारा मिलता है, इंडियंस को टेस्ट पसंद आ जाए ऐसा टेस्ट है। और अब लगभग 1:45 बज रहे हैं, हम लोग निकल चुके हैं पोखरा के लिए। और रोड टैक्स हमारा बनाना बाकी रह गया है, तो बस यहाँ से जाते जाते रोड टैक्स बना करके हम लोग पोखरा के लिए निकल जाएंगे। ज़्यादा देर का काम नहीं होता है, बस 10-15 मिनट का, क्योंकि इस बार करेंसी वगैरह आ गई है। पिछले बार करेंसी चेंज में बहुत ज़्यादा टाइम चले गया था, इसलिए हम लोग लेट हो गए। चलो दोस्तों, फाइनली सेकेंड टाइम भी हो गया, घूमना भी हो गया। यहाँ से बस 10 किलोमीटर में बहुत प्यारे व्यूज़ आने वाले हैं, इतने प्यारे कि मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। इतने मेस्मराइजिंग व्यूज़ है, बोल नहीं सकते। अभी इतनी गर्मी हो रही थी, अचानक से ठंडी का एहसास होने लगा मुझे। तो मैं ग्लव्स चेंज कर लूँगा, विंटर वाले ग्लव्स पहन लूँगा। ओहो ओहो, अंडरपास कलवर्ट बन रहा है, सॉरी अंडरपास पे। यूपी 55 इंडिया की गाड़ी यहाँ पे है, होंडा इम्पल्स। इंडियन को ये गाड़ी पसंद नहीं है यार, वक्त से पहले लॉन्च कर दिया था इंडिया में। जब ऑफ रोड कल्चर नहीं था, बाइकिंग कल्चर नहीं था, तब ये गाड़ियाँ आ गई थी। अब लोग इम्पल्स ढूंढ ढूंढ करके 15-20 हज़ार में बिक रही थी, एक टाइम था गाड़ी। आज लोग 30 हज़ार रुपये दे करके उसको परचेज कर रहे हैं, और उसका मॉडिफिकेशन का खर्चा 50 हज़ार कर दे रहे हैं। इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ चुका है। और हीरो वालों ने एक्सपल्स ला दी एडवेंचर के बोल के। थोड़ा सा एक ट्रैक बाइक के डिज़ाइन में लाना चाहिए, क्योंकि क्रॉसफायर का डिमांड इंडिया में है, बट नहीं आ रहा है। इंडिया में वैसा कोई डर्ट बाइक होना चाहिए जो कम प्राइस में है, बहुत ज़्यादा हायर बजट में नहीं। चलो दोस्तों, ज्वाइन करते हैं अच्छे व्यूज़ के साथ में। अब गाइस हम लोग आए हुए थे यहाँ पे रोड टैक्स ऑफिस, रोड टैक्स परमिट बनवाने के लिए, बट यहाँ पे से अब बंद हो चुका है, तो अब सीधे बुटवल में बनेगा। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं बुटवल रोड परमिट बनाने के लिए। 10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ये देखिए पहाड़ कितने प्यारे हैं, देख लीजिए देख लीजिए। इस बार फॉग है इसलिए अच्छे नहीं लग रहे, मतलब दिख नहीं रहे, स्पॉट नहीं कर पा रहे। पिछली बार आए थे एकदम क्लियर स्काई था, इतना प्यारा दिख रहा था पहाड़। ओहो क्या देखने की बात ही है, मतलब इतनी खुशी हुई थी देख करके कि क्या ही बताएं। देखिए बहुत सुंदर है, आजू बाजू से कहीं से भी देख लीजिए। अब पहाड़ चालू हो रहे हैं यहाँ से।
दोस्तों, कितने प्यारे पहाड़ है, बहुत ज़्यादा। यही पहाड़ थे जो इनिशियल इम्प्रेशन जो देते हैं कि उस जगह पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कम्प्लीटली डिफरेंट माउंटेन्स है जो आपस में मिले हैं यहाँ पे, ये जहाँ से रोड जा रहा है, और दोनों माउंटेन को हल्का हल्का काट करके ये रोड बन गया है। चलिए दोस्तों, गाइस हम निकल चुके हैं बुटवल से पोखरा के लिए। रोड परमिट भी बन गया, भंसार भी बन चुका है। ये पहाड़ देखिए आप, स्टार्ट हो चुके हैं पहाड़। ये जो नदी गंडकी नहीं है, ये काली गंडकी नहीं है, ये काली गंडकी है, हाँ काली गंडकी ही है शायद, पता करके बताऊंगा यार मैप पे एक्चुअली कौन सी नदी बह रही है बाजू में। थोड़ा भी ध्यान से गाड़ी चलना दे। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था पिछले साल इसी सेम जगह पे, और हमें 1.5 से 2 घंटा रुकना पड़ा था और रात यहीं पे हो गई थी। इस बार होपफुली हम लोग सही टाइम पे निकल चुके हैं, तो 1-2 घंटे का फ़ायदा मिलेगा, एज मिल जाएगा। लेट्स सी, पता होते हुए निकलेंगे हम। गिर गया भैया जी का। BYD बहुत चलती है यार नेपाल में, BYD ऑटो देखना पड़ेगा। इंडिया में तो ज़्यादा लॉन्च नहीं हुई है, बस इलेक्ट्रिक वर्जन दी है 1-2। दोस्तों देखिए, बस एंजॉय करते रहिए। लास्ट टाइम क्या हुआ था ना कि हम लोगों ने मैक्सिमम ट्रेवल रात में किया था, सारा व्लॉगिंग का प्लान कैंसिल, और कुछ बना भी था तो इतना शेकी बना था। मेरे पास में GoPro भी नहीं था उस वक्त में, IZ का कैमरा था, और उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, IZ का कैमरा बहुत अच्छा है, बट मेरा जो क्लैम था वो ज़्यादा मूवमेंट करने लग रहा था, बहुत हिल रहा था, और उतना प्रॉपर स्टेबलाइजेशन भी नहीं है, उतना प्रॉपर नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्टेबलाइजेशन है IZ में, तो वो सारा कुछ रह गया था। ओम को प्रॉब्लम जाएगी गाइस, ओ भाई प्रॉब्लम तो मुझे जाने लग रही है, ओम को तो जाना ही जाना है। क्या प्यारा, लेट्स सी। ये देखिए झरना, वाटरफॉल दिख रहा होगा, मैं इसी वाटरफॉल के लिए वेट कर रहा था तभी से। ये वाटरफॉल किलोमीटर बचा हुआ है, 50 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं लुम्बिनी से। 150 किलोमीटर बचा है, 4 घंटे 50 मिनट का रास्ता बता रहा है, जिससे हम 8:40 पे पहुंच जाएंगे पोखरा। तो अब हमको तो रुकना तो है नहीं, ना फ्यूल अप करना है, तो हम लोग इजीली जा सकते हैं। और यहाँ पे अभी रास्ता थोड़ा सा आड़ा तिरछा है, भूतखोला पुल, मतलब भूत नाला बोलते हैं इसको, और भूत नाला पे का पुल है। और एक्चुअली इधर ही मेरे बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, मेरे वाले, यहाँ से बस थोड़ी दूर पे। ये भूत नाला बोले तो सच में बहुत डेंजरस नाला है। इसके आगे में 2-4 किलोमीटर चल के एक्सीडेंट हो गया था। तो दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए रात में जाने की। हमने एक गलती की थी कि हम रात में गए थे। दूसरी चीज़, 2 मिनट गई, बहुत ज़्यादा झटके हैं, ट्रक्स बहुत बैक टू बैक आ रहे हैं। चाइना की कंपनीज कैप्चर कर चुकी है भाई साहब नेपाल, ऑलमोस्ट नेपाल का मार्केट, नेपाल को नहीं। बाल्टिंग 28 किलोमीटर दूर है। आ गया पल्सर लेके बंदा, अब हम खींचते गाड़ी। तो मैं कहाँ बता रहा था, हाँ रात में नहीं निकलना चाहिए, बहुत रिस्की होते हैं ये ऐसे रोड। 150 किलोमीटर ऐसे पहाड़ चलना बोलते सामने आप में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। और वहाँ पे पानी मोस्ट ऑफ द टाइम पानी जाता ही रहता है। ये पीछे में पूरी शाम लगती है नेपाल में, और आप दूसरे साइड पे जाएंगे पहाड़ के
वहाँ पे एकदम ज़्यादा लगेगा। कंट्री वाइज बहुत सही से है। रात के हमने 3 बजे तक ट्रैवल किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपली वंडरफुल पीपल था। जो हमारे फ्रेंड है आदित्य, उनका एक्सीडेंट, ये जो अभी एक आगे सामने मोड़ आने वाला है, यहाँ पे ही एक्सीडेंट हुआ था। ये देखिए अभी भी वो पैच खर्चा है। ये सेम प्लेस है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और यहाँ पे पानी भी बहते रहता है। ये यहाँ पे है कि यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे, ये यहाँ से लिया था शायद उसने स्पीड। मेरे को तो वही वाली जगह लग रही। हाँ वही वाली जगह थी गाइस। हमारे आदित्य भैया लेट गए थे पूरे गाड़ी समेत। उसके बाद से चढ़ाव आ गया ना, बराबर है। आदित्य भाऊ, तुम्हारा एक्सीडेंट वाला पॉइंट, यहाँ पे लोड किए थे, धक्का मार के लाए थे, और फिर यहाँ से कल्पा गए थे। कल्पा नहीं, मेरे को भी हवा कम करनी पड़ेगी, मेरे को भी लग रहा है थोड़ा सा। और ये तीनाऊ का ब्रिज, ये सब बंद हो गया था रात में जब एक्सीडेंट हुआ था तानसेन। गाइस मुझे पता नहीं, नेपाली लोगों को इंडिकेटर्स ब्लिंकर्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग एक दूसरे को पता करने के लिए हम लोगों ने हज़ार चालू किया हुआ है। वो बोलता है इंडिकेटर क्यों चालू किया है, पुलिस वाले बोलते हैं इंडिकेटर क्यों चालू किया है। भाई कॉन्वॉय कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉन्वॉय कहाँ तक पहुँचा है अंधेरे में। तो बस वाला भी एकदम बेवकूफ़ की तरह एकदम सीधा जब से रोक के रखा, जब हम क्रॉस कर रहे हैं तभी से बढ़ा रहा। पिछली बार इसी ब्रिज पे फोटो खिंचवाए थे। काली गंडकी नदी, काली नदी है ये, काली नदी। पानी बहुत कम हो गया है गाइस। चेक आउट द ब्रिज, सो मच। गाड़ी का आवाज एकदम कम हो गया ना। हाँ अपना भी आवाज कम हो गया लग रहा। हाँ जी सर, हम लोग महाराष्ट्र से आए सर, पोखरा जा रहे हैं अभी। लोग भी रुके थे क्या सर? एंट्री कर। हाँ बिल्कुल, मेरे को पता था इसलिए मैंने साइड लगा दी गाड़ी। ये आ गए हम एक छोटे से शहर में। कौन सा शहर है आई डोंट नो, बट आ गए। आज पोखरा पहुंच रहे 9 बजे तक। अभी 6 साढ़े 5:36 हो रहा है, और अंधेरा देख लो गाइस। इंडियन टाइम के हिसाब से 5:36 हो रहा है, और 5:45 हो रहा है नेपाल के हिसाब से। फिर भी इतना फर्क कैसे हो सकता है भाई? अंधेरे में इतना फर्क कैसे हो सकता है भाई? है मज़ा आ रहा है इस गाड़ी चलाने में। फुल विंटर प्रूफ लाइनर्स लेकर के रखे थे हम लोगों ने। थोड़ा पैर में लग रहा है, जैसे जैसे हम लोग एंटर करेंगे पोखरा साइड में और ठंडा होते चलेगा। था यही वाले पॉइंट पे, और फिर यहाँ पे आके फ़ोटो खींचे थे। पूरी अधड़ियाँ दर्द हो गई थी। 110 के आसपास करीब थी गाड़ी। ये भाई साहब कौन सी, तभी तो सिटी आई है बहुत देर बाद। कौन सी है भाई? गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पोखरा। इन ब्लॉग में हम लोगों ने कुछ भी वीडियोस नहीं दिखाए थे, अचानक से हम लोगों ने वीडियोस कट कर दिए थे। जो चीज़ें मुझे बतानी थी, जो एंट्री किया था हम लोगों ने, वो सारा कुछ जो बताना था वो मैं बता नहीं पाया, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से
हमारे बॉर्डर पे कैमरे बंद कर दिए गए थे। देन उसके बाद में जहाँ पे हम लोग भंसार बनाते हैं वहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं था। दूसरी चीज़ कि बाहर में निकल के हम बता पाते तो वहाँ पे लाइट्स नहीं थे। तीसरी चीज़ कि गाड़ी पे लगा करके मैं चल सकता था GoPro, बट आगे में भी सिक्योरिटी चेकिंग रहती का बॉर्डर है वहाँ पे, तो वो भी नहीं कर पाया। तो इसलिए सारी डिटेल्स पे अभी अच्छे से आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने इंस्टेंट ऑफ रक्सोल और संगौली हम लोगों ने ककरगांव क्यों चूज किया? यहाँ से हमारे नागपुर से हम जब लोग निकलते हैं तो पहले दिन हम लोगों ने प्रयागराज कवर किया। सेकेंड डे वहाँ से 650 किलोमीटर के आसपास रह जाता है रक्सोल, और वहाँ से संगौली बॉर्डर भी लगभग रह जाता है 500 किलोमीटर के आसपास। बट ककरगांव जो हमारा बॉर्डर है वो सबसे पास में पड़ता है, जिससे हम सेकेंड डे में ही हम नेपाल के अंदर एंटर हो जाते हैं और लुम्बिनी पहुंच जाते हैं। लुम्बिनी घूमने लायक का स्पॉट है, जबकि हम जब रक्सौल से एंटर करते हैं तो हमें काठमांडू जाना पड़ता है, जो कि 1200 किलोमीटर पड़ता है, और वहाँ तक के कोई घूमने के स्पॉट्स नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सभी लोग जाते हैं वाया रक्सौल, हम लोग जाते हैं वाया लुम्बिनी। और मैं पर्सनली ये चूज करता हूँ क्योंकि बड़े जो बॉर्डर्स नहीं होते वहाँ पे इजीली आपको भंसार बन के मिल जाता है, टाइमिंग का इतना इश्यू नहीं होता है। दूसरी चीज़ चेकिंग वगैरह में हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इजीली हम लोग एंटर कर जाते हैं। वहाँ से जाने का एक और फायदा है कि 950 किलोमीटर से ही आपको घूमने के लिए स्पॉट मिल जाता है। जैसे हम लुम्बिनी जाते हैं तो वहाँ पे गौतम बुद्ध जी की जन्मभूमि मिल जाती है। सेकेंडली आप सिंगापुर टेम्पल है, जापान के बहुत सारे जो बौद्धिस्ट मॉन्क्स आते हैं उनके लिए टूम्स है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे घूमने के लिए है रिलेटेड टू बुद्धिज्म। उसके बाद में हम लोगों को सिर्फ 200 किलोमीटर कवर करके पोखरा करके शहर मिलता है, जो कि बहुत फेमस है। मतलब हमारा हिमाचल प्रदेश का मनाली और शिमला है, वैसे ही वहाँ का पोखरा है। और यहाँ पे पोखरा जाने वक्त में भी पहले 70 किलोमीटर पे एक पल्पा करके गांव मिलता है, जो कि हमारा कल्पा और वहाँ का पल्पा से सेम रिसेंबल करता है। तो ये हो गए हमारे रीजन कि हम लोग क्यों बॉर्डर चूज करते हैं ककरगांव करके। थर्ड, हम लोगों ने वहाँ पे, अब मैं भंसार की डिटेल्स दे देता हूँ। ये कहानी हो गई कि हमने क्यों वीडियो बंद किया था। भंसार बनाने के लिए हमारे को 150 रुपीज़ इंडियन लगते हैं और 200 रुपीज़ नेपाली पर डे के हिसाब से लगता है। तो भंसार बनाने का के लिए कोई भी एजेंट्स को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही बॉर्डर के पास में पहुंचेंगे, एजेंट करेंसी एक्सचेंज के लिए बात करेगा, आपको भंसार बनाने के लिए देने की बात करेगा। रोड टैक्स बना के नहीं दे पाएगा, फिर भी वो बात करेगा कि रोड टैक्स बना के देता हूँ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगेगा। जनरली जितने भी वीडियोस आए हैं कि नेपाल पुलिस ने पकड़ा है, वो भंसार की वजह से नहीं, जबकि रोड टैक्स की वजह से पकड़ा है सभी लोगों को। तो वहाँ बोलते हैं कि भंसार बन गया काफ़ी है, लेकिन भंसार आपके बाइक का बना है, रोड टैक्स नहीं बना है। वो कस्टम्स है और टैक्स अलग होता है। कस्टम और टैक्स दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ख्याल रखिए। तो आपका भंसार बनाने के लिए किसी भी एजेंट को ना करके आप डायरेक्ट भंसार ऑफिस जाइए, इजीली बना देते हैं। कुछ थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा वो भी लेते हैं, बट कम लेते हैं, एजेंट से कम लेते हैं, और भंसार इजीली बना के मिल जाता है छोटे बॉर्डर पे से। ककरगांव में तो बन ही जाता है। जनरली काठमांडू वगैरह में काफ़ी भीड़ होती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, जिस वजह से लोग एजेंट प्रेफर करते हैं। तो हमारा एक दिक्कत खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़, पोखरा के पहले भी आपको घूमने के 2 से 3 स्पॉट है। रानी महल है, जो कि भीमसेन करके एक एरिया पड़ता है, वहाँ पे आप रानी का महल भी घूम सकते हैं, पलपा के आगे में है वो। वहाँ पे जो पोखरा रेजिमेंट थी उस वक्त की, उन्होंने अंग्रेजों को एंटर करने से नेपाल में रोका था, तो उनका म्यूजियम वगैरह है, वो भी बहुत अच्छा घूमने लायक है। हम लोगों ने घूमा नहीं, बट अगर आप जाते हैं तो घूम सकते हैं वहाँ पे। अब जब आपका भंसार बन जाता है तो आप लुम्बिनी में कहीं पे भी अच्छे होटल हैं। हम लोग जहाँ पे गए थे वो महामाया होटल था, मेरे पास में नंबर वगैरह है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे जाकर के महामाया होटल के अंदर में आप रुक सकते हैं, बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस पे आपको वो होटल मिल जाता है। वहाँ पे स्टे कीजिए। दूसरे दिन मॉर्निंग में उठ करके आप वहाँ पे मनी एक्सचेंज वहाँ पे अच्छा मिल जाता है, 1.6 का मिल जाता है पर रुपीज़ पे, जो कि अच्छे रेट है। आप जैसे ही पोखरा वगैरह के साइड में अंदर जाते हैं, वैसे ही करेंसी एक्सचेंज रेट कम हो जाता है। दूसरी चीज़, 500 के नोट्स वो लोग लेते नहीं है, 100 के नोट्स लेते हैं। बोले आपके इंडिया में कभी भी नोटबंद हो जाते हैं, तो एक ही सीजन वही है, तो करेंसी एक्सचेंज करवा लीजिए। उसके बाद में आप जब बढ़ते हैं टूवर्ड्स पोखरा, तो आपको भैरवा करके एक जगह मिलती है, जहाँ पे 1 साल पहले जब मैं गया था तब बंद करके मिला था रोड टैक्स का। तो वो पर्टिकुलर डेज पे स्टार्ट होता है कि उस दिन ही आपको वहाँ पे रोड टैक्स बना के मिलेगा। अगर भैरवा में आपको रोड टैक्स बना के नहीं मिलता है तो आप बुटवल में RTO ऑफिस जाइए, राइट हैंड साइड में पड़ता है पोखरा। टूवर्ड्स पोखरा जब आप लोग बढ़ते हैं, भैरवा से आगे
10 किलोमीटर आसपास। तो बुटवल में आप रोड टैक्स बनाइए। उसके बाद में सबसे पहला रोड टैक्स आपका चेक होता है गंडकी रिवर जैसे ही क्रॉस करते हैं आप, उसके बाद में सेकेंड आप जो पोखरा में एंटर कर रहे होते हैं तब चेक होता है। अगर आपको 9 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, 9 बजे से पहले पहुंचे तो किसी भी प्रकार की चेक नहीं होती है।